This is an ABP Life podcast. कुछ रिलेशनशिप बड़े टॉक्सिक होते हैं जिनसे आप बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल पाते, और मुझे ऐसा लगता है ऐसा ही हमारा रिश्ता ना महंगाई से हो गया है. इट्स अ काइंड ऑफ ना अरेंज्ड मैरिज जैसे हो गई है, जिसे बड़ा निभाना पड़ रहा है और चाहकर भी इस रिलेशनशिप को हम तोड़ ही नहीं पा रहे. और इसीलिए ना मैं एक ऐसे काउंसलर के पास आ गई हूँ आज बात करने के लिए कि कैसे इस महंगाई से हम रिश्ता तोड़ें. हेलो, मैं मानसी हूँ आपके साथ और ये है FYI, जहाँ आज हम अपने सबसे जरूरी चीज जिसकी चिंता में चिंतामणि बन जाते हैं उसी की बात करेंगे ABP लाइव पॉडकास्ट पर. रेपो रेट ना हो गया हिंदी फिल्मों का विलन हो गया. अब ये अच्छा है कि बुरा क्या है इसको समझेंगे, क्योंकि तभी हम महंगाई को भी समझ पाएंगे और अपनी इस अरेंज्ड मैरिज को भी थोड़ा सा निभा पाएंगे. सुनना बिल्कुल मिस मत करना कि नया साल आपके पॉकेट के लिए अच्छा होगा या बुरा. मेरे साथ में इस वक्त जुड़ चुके हैं IIM कोलकाता के असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट मिस्टर विपुल माथुर. वेलकम टू ABP लाइव पॉडकास्ट सर. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू मानसी. यस, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी, ये रेपो रेट आखिर होता क्या है? देखिए, पहले आपने महंगाई के जिस तरह के बारे में आपने बात करी कि वो एक अजीब सी एक अरेंज मैरिज है, तो मेरे ख्याल में किसी भी मैरिज की तरह उसमें एक आपसी समझ होना बहुत जरूरी है महंगाई और हमारे बीच में. बिल्कुल. तो मैं यही प्रयास करूंगा कि मैं आसान लफ्जों में थोड़ा बहुत बता सकूं कि क्या चल रहा है मार्केट में, क्या होता है रेपो रेट और क्या महंगाई है. तो रेपो रेट से अगर शुरुआत करें तो रेपो रेट दरअसल बहुत ही आसान लफ्जों में जैसे जब हमें उधार लेने जाना होता है तो हम बैंक्स के पास जाते हैं. जब बैंक्स को उधार लेना जाना होता है तो वो सेंट्रल बैंक के पास जाते हैं. ओके. तो सेंट्रल बैंक से ही सब कुछ शुरू होता है. पैसा क्योंकि सेंट्रल बैंक ही प्रोवाइड करता है इकोनॉमी में, इसलिए सब कुछ सेंट्रल बैंक से ही शुरू होता है. तो सेंट्रल बैंक तय करता है कि किस रेट पे बैंक्स को पैसा उधार देना है. ये रेट जो है ये रेपो रेट होता है. ओके. इसमें कुछ और डिटेल्स भी हैं, जैसे बैंक्स कुछ गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं जिनको गिरवी रखते हैं ये उधार लेते वक्त. बट एसेंशियली जिस रेट पर बैंक सेंट्रल बैंक से पैसा उधार लेते हैं वो रेपो रेट होता है. ओके. अब क्योंकि बैंक्स जो हैं ये पैसा उधार लेके दूसरे लोगों को उधार देंगे, तो जाहिर सी बात है जब उनके दर बढ़ जाती है उधार लेने की, तो वही वो जो इंक्रीज होता है वो आगे पास ऑन कर देते हैं. ओके. इसलिए जो रेपो रेट जो बढ़ रहा है वो बेसिकली सेंट्रल बैंक जो रेट बढ़ाया जा रहा है बैंक्स को पैसे उधार देने में, बैंक्स वही रेट को बढ़ाए जा रहे हैं कंज्यूमर को उधार देने में, और इसीलिए EMI वगैरह भी बढ़ रहा है. बिल्कुल. तो ये जो रेपो रेट बढ़ेगा या घटेगा, इसका असर क्या होगा लोगों की जेब पर, इसको मैं जानना चाहूँ. तो इसकी तो अब नेशनल जो क्वेश्चन है उसके बाद वो ये है कि सेंट्रल बैंक रेपो रेट बढ़ा क्यों रहा है. यस. तो सेंट्रल बैंक रेपो रेट इसलिए बढ़ा रहा है क्योंकि सेंट्रल बैंक को एक इन्फ्लेशन टारगेट अचीव करना होता है. उसको एक महंगाई की जो दर है उसको एक कंट्रोल में करना होता है जी. और पैसे की दर बढ़ा के सेंट्रल बैंक ये चाहता है कि हम लोग जो है थोड़ा सा खर्चा कम करें, हम लोग उधार थोड़ा सा कम लें. अच्छा. अगर हम लोग उधार कम लेंगे, थोड़ा सा खर्चा कम करेंगे, तो थोड़ा सा जो है डिमांड जो है थोड़ी सी ढीली पड़ेगी. ठीक है. डिमांड ढीली पड़ेगी तो जाहिर सी बात है पैसों पे जो प्रेशर पड़ता है डिमांड का, वो थोड़ा सा प्राइसेस पे जो प्रेशर पड़ता है पैसों का वो थोड़ा सा कम पड़ेगा. इसलिए महंगाई कम हो जाएगी. हमारा सेंट्रल बैंक जो है एक कमिटेड है एक महंगाई के टारगेट के लिए, वो है अंडर 6%. तो 6% से कम की महंगाई के लिए सेंट्रल बैंक लीगली बाउंड है. और इसीलिए जब आजकल हाल फिलहाल में जब महंगाई की दर काफी बढ़ गई थी तो सेंट्रल बैंक ने लगातार जो है रेपो रेट्स बढ़ाए हैं ताकि हम लोग बोरोइंग्स कम करें, उधार कम लें अक्रॉस द इकोनॉमी, और थोड़ा सा जो है महंगाई पे कम होती जाए. जी. तो अभी तक अगर हम बात करें रेपो रेट में जो ये वृद्धि की गई, जिस तरह से बढ़ाया गया, इसके डेटा की, तो मई 2022 से 4 बार रेपो रेट बढ़ाया गया है. 0.40% की बढ़ोतरी हुई पहले इन द मंथ ऑफ मई, देन जून में 0.50% और इसी तरह अगस्त और सितंबर में भी 0.50% तक बढ़ाया गया रेपो रेट. कुल मिलाकर सितंबर तक रेपो रेट 1.90% से बढ़कर 5.90% तक पहुंचा. अब इतनी बार ये जो रेपो रेट बढ़ाया गया है, तो क्या आम आदमी के लिए अगर हम विजिबल चेंज की बात करें
नॉट इन टर्म्स ऑफ कि ये दर इतने से इतने हो गई। अगर हम एक विजिबल चेंज की बात करें तो क्या एक आम आदमी की जेब पर क्या कुछ असर हुआ, महंगाई कंट्रोल हुई? देखिए, उसमें दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि असर होने में वक्त लगता है। हालांकि सेंट्रल बैंक जो है आरबीआई हर बार लगातार पिछले 5-6 महीने से लगातार रेट बढ़ाया जा रहा है, बट वो रेट बढ़ेगा, उसका जो महंगाई पे जो असर होगा उसको थोड़ा सा आने में थोड़ा सा वक्त लगता है, ठीक है। तो वो एकदम हाथों हाथ नहीं होता है। तो मेरे ख्याल से कुछ हद तक तो काबू में हुई है महंगाई। अगर आप देखें वो जो रेट्स की आप बात कर रही हैं, थोड़ा सा काबू में हुआ है, बट अभी तक उतना काबू में नहीं हुआ है कि उसका एकदम से हम विजिबल एक इम्पैक्ट देख सके। पर मेरे ख्याल में आने वाले कुछ महीनों में वो चीज भी दिखने लगेगी। और दूसरी बात इसमें यह है कि सेंट्रल बैंक जो महंगाई का जो पैरामीटर जो टारगेट करता है वो है खुदरा दर, जिसको बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। उसमें कई सारे चीजें हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसमें, खाने का, पीने का, क्लोथिंग का, फुटवियर, हाउसिंग का, फ्यूल का, ये सब चीजें, हेल्थ का, इन सब चीजों का एक औसत एक नंबर होता है वो। और इसमें कुछ चीजें जो हैं वो ज्यादा तेजी से महंगाई बढ़ रही है कुछ चीजों में। जैसे अगर आप हेल्थ की बात करें, मेडिसिन की बात करें, डॉक्टर के हॉस्पिटल बिल्स की बात करें, तो वो काफी ज्यादा तेजी से बढ़ी है। वो एक्चुअली इवन 12%, 13% की रेट से बढ़ी है। और अगर आप कुछ और चीजों की बात करें, जैसे फुटवियर की बात करें, क्लोथिंग की बात करें, तो वो उतना नहीं बढ़ा है, ठीक है। कुछ जैसे आप स्पाइसेस की बात करें या शुगर वगैरह की बात करें, तो वो उतना नहीं बढ़ा है। बट ये भी सच है कि मिल्क जो है काफी बढ़ा है, फ्रूट्स बढ़े हैं, वेजिटेबल्स बढ़े हैं। तो ये सारी चीजें जो है अलग अलग रेट से बढ़ती हैं। औसत जो है ये 6% का टारगेट रखता है आरबीआई। तो अब हर चीज जो है अलग अलग टाइम के साथ वो कम होगी। तो कुछ चीजें जल्दी कम हो जाएंगी जिनका असर जल्दी दिखेगा, कुछ चीजों का थोड़ा सा देर में दिखेगा असर। बट उम्मीद यही है कि ये रेपो रेट बढ़ाने से ओवरऑल जो है कुछ आने वाले महीनों में महंगाई कम होगी। अब इसमें जो एक बात आ जाती है वो ये है कि मैंने एक डिमांड का जिक्र किया था कि आरबीआई चाहता है कि हम लोग उधार कम लें और खर्चा कम करें, और इसलिए जो है डिमांड ढीली पड़े। बट अगर ये जो प्राइस जो बढ़ रहा है, अगर ये डिमांड की वजह से नहीं, मान लीजिए कि कुछ सप्लाई साइड जैसे हम बोलते हैं वहां की वजह से अगर बढ़ रहा है, जैसे यूक्रेन रशिया वॉर हुई थी, उस वॉर के तहत ऑयल सप्लाई पे असर पड़ा था और इसलिए ऑयल प्राइसेस बढ़ गए थे। अब ऑयल चूंकि लगभग हर चीज को बनाने में ही यूज होता है, इसलिए जब उस ऑयल का प्राइस बढ़ गया तो बाकी सब चीजों के भी प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। पर ये प्राइस जो ऑयल का बढ़ा है ये आरबीआई के कंट्रोल में नहीं है। इस प्राइस को आरबीआई कंट्रोल नहीं कर सकता क्योंकि ये सप्लाई साइड से बढ़ा। तो अगर जो महंगाई हमारे यहाँ बढ़ रही है, अगर ये ज्यादातर अगर सप्लाई साइड की वजह से आ रही है, जैसे ये एक ऑयल का एग्जाम्पल हो गया, मानसून का एक दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे अगर खराब मानसून होते हैं तो एक कमी हो जाती है वेजिटेबल्स की और बाकी सब पदार्थों की, तो उनका प्राइसेस अपने आप बढ़ जाते हैं। तो उन फैक्टर्स को आरबीआई जो है कंट्रोल नहीं कर सकता। तो उम्मीद यही है कि जो महंगाई हम देख रहे हैं वो ज्यादातर अगर डिमांड रिलेटेड है तो आगे आने वाले महीनों में महंगाई जो है ये स्थिर हो सकती है, और ऑलरेडी थोड़ी सी ढीली पड़ी भी है पिछले 2 क्वार्टर्स में। पर अगर ये सप्लाई साइड से है तो ये थोड़ी सी ज्यादा परसिस्टेंट हो सकती है, ये थोड़ा सा ज्यादा लंबा चल सकता है सिलसिला। तो आपका अनुमान क्या कहता है कि अब आने ही वाला है 2023, तो नए साल में क्या एक बार फिर रेपो रेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? आपका अनुमान क्या कहता है? मेरे ख्याल में आरबीआई ने ऑलरेडी पिछले 4 मीटिंग्स में कंसेक्यूटिवली लगातार बढ़ाए हैं रेट। तो अगले वाले जो मीटिंग होगा, हर 2 महीने बाद एक मीटिंग होती है, मुझे लगता है कि उसमें ये लोग वेट एंड वॉच करेंगे अभी, और जो अभी तक 200 बेसिस पॉइंट जो बढ़ाए हैं उसका असर ये चाहेंगे कि डेटा में दिखना शुरू हो, ताकि थोड़ा सा ये पॉज कर सकें अपने ये रेट हाइक्स को। और अगर आप उनके वोटिंग पैटर्न्स को भी देखें, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसमें 6-7 जो मेंबर्स हैं, उसमें एक प्रोफेसर हैं जयंत वर्मा, उन्होंने इनफैक्ट यही लिखा है, जाहिर भी किया है कि वो बेसिस पॉइंट जो है इंक्रीज नहीं करना चाहते, अभी वो वेट करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वेट एंड वॉच करेगी अभी, और वर्स्ट केस में आई थिंक
इफ यू स्पीक अबाउट, अगर आप अगले 6 महीने की बात करें तो मेरे ख्याल से अगर होगा हद से हद तो एक 25 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज और हो सकता है। बट जैसा कि मैंने कहा, ये सब इंक्रीज हमारे बेहतरी के लिए है कि महंगाई कम हो सके। वो हमें समझ में नहीं आता है, क्योंकि महंगाई एकदम से रिएक्ट नहीं करती है, वो थोड़ा सा टाइम लेती है। हाँ, और साथ में EMI तो बढ़ जाती है, तो लोगों को यही लगता है कि यार एक और चीज बढ़ गई। जी, EMI बढ़ जाती है। तो इसका एक जो सबसे अच्छा तरीका जो है उस चीज को थोड़ा सा काउंटर करने का, थोड़ा सा ऑफसेट करने का, वो ये है कि आम जनता एक तो थोड़ा सा जितना भी सेविंग कर रहे हैं उस सेविंग को कहीं ऐसी जगह जरूर इन्वेस्ट करें जहां से उनको हल्का सा कुछ रिटर्न मिल सके। अच्छा। जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहां पे उनको 6 से 7% के बीच में मिल सकता है आराम से, शॉर्ट टेनर बॉन्ड जो होते हैं, जो छोटी ड्यूरेशन के होते हैं। तो उससे क्या होगा कि अगर आपने 100 रुपए डाले उसमें, ठीक है, तो वो 6% आपको 100 रुपए पे मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो 100 रुपए की कीमत जो महंगाई से घट रही है, प्रति 6% के हिसाब से वो भी घट रही है, तो नेट बेसिस पे ये न्यूट्रल हो जाएगा। आपका 100 रुपए 106 बन गया, बट और 100 रुपए की कीमत जो है 6% कम हो गई, तो 106 वापस फिर से 100 बन गया। तो वैल्यू डिस्ट्रॉय नहीं होगी मनी की। इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि वो मनी की वैल्यू डिस्ट्रॉय कर देता है। तो अगर आप उसको ऑफसेट कर सकें, थोड़ा सा सेविंग्स को इन्वेस्ट कर सकें, और काफी जगह होता ही ये है कि मिडिल क्लास फैमिलीज और अधिकतर जो भी होता है, हमारी छोटी मोटी जो सेविंग्स होती हैं वो हम बैंक में पड़े रहने देते हैं, ऐसी सेविंग्स अकाउंट में। उसको हम ज्यादा एक्टिवली कहीं पे इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो वहाँ पे पर वो सेविंग्स अकाउंट में हमें उतना इंटरेस्ट रेट मिलता नहीं है, बहुत कम मिलता है सेविंग डिपॉजिट्स में। तो उससे बेहतर ये है कि हम उसको किसी सेफ जगह पे इन्वेस्ट करें जहाँ पे 6-7% मिल सके, तो थोड़ा सा महंगाई को हम वहाँ पे नलीफाई कर सकें, थोड़ा सा ऑफसेट कर सकें उस चीज को। बिल्कुल। और चूंकि यहाँ पर हम अभी बात कर ही रहे थे कि रेपो रेट का सीधा सीधा असर EMI पर पड़ता है, तो ये अगर हम जान सकें, बिकॉज बहुत सारे लोग शायद नहीं जानते कि आखिर ऐसा होता क्यों है। हम सिर्फ ये जानते हैं कि हाँ भाई ऐसा होता है तो EMI पर असर पड़ता है, बट देन आप बीइंग अ एक्सपर्ट ये बेहतर बता सकते हैं कि EMI और रेपो रेट आपस में किस तरह से जुड़े हैं, और इसके बारे में अगर आप बताएं। तो जैसा मैंने पहले बताया कि रेपो रेट बेसिकली एक वो रेट है जिस रेट पे बैंक्स, सेंट्रल बैंक से पैसा उधार लेते हैं। तो जब बैंक्स का अपना जो पैसा वो उधार ले रहे हैं उसका रेट बढ़ जाएगा, तो जाहिर सी बात है बैंक जिसको उधार दे रहे हैं उनका रेट भी बढ़ा देंगे, इसलिए वो EMI बढ़ जाते हैं। अब EMI 2 तरीके से बढ़ते हैं अक्सर। एक तो क्या होता है कि आपकी EMI की वैल्यू बढ़ जाती है, बट उसकी जो टोटल ड्यूरेशन है लोन की, जैसे अगर आपने 15 साल के लिए लोन लिया है तो वो 15 साल ही रहेगा, बट अगर आप 10,000 रुपए दे रहे थे EMI में, तो वो 10,000 बढ़ के जो है 11,000 हो सकता है। ठीक है। या फिर ये है कि अगर आपने EMI फिक्स रखनी है अपनी और रेपो रेट बढ़ रहे हैं, तो आपका EMI 10,000 ही रहेगा, बट जो 15 साल का लोन लिया था आपने वो बढ़ के जो है 20 साल हो सकता है। तो आपको एक्स्ट्रा 5 साल जो है देना पड़ सकता है। तो ये अलग अलग बैंक जो है, अलग अलग ये इनकी फीचर्स होते हैं, कैलकुलेशंस होती हैं। बट इसका मोटा मोटा इसका मतलब यही है कि क्योंकि RBI ने जो है पैसा को जो है थोड़ा सा महंगा कर दिया, उसका रेट बढ़ा दिया है, इसलिए वो इफेक्ट अब हर जगह पास ऑन होता है। जैसे आप समझिए कि कोई हाउसिंग अपार्टमेंट है, उसके ऊपर एक वाटर टैंक है, ठीक है, तो उस वाटर टैंक का पानी समझिए कि RBI जो है गर्म और ठंडा कर रहा है, ठीक है। तो जितना वो उसको ठंडा करेगा उतना हर जगह घरों के हर नल में वो पानी जो उतना ठंडा हो जाएगा, जितना आप गर्म करेगा उतना वो गर्म करेगा। तो इस केस में अगर मैं उसको एक्सटेंड करूं एनालॉजी को, तो अगर RBI पानी को ठंडा कर रहा है तो वो ये चाह रहा है कि हम पानी कम यूज करें, कम ना है पानी, इसलिए, और बोरिंग्स कम करें, इसलिए डिमांड कम करें, और इसलिए प्राइसेस कम हो जाए, महंगाई कम हो जाए। तो शायद इसी तरह EMI से राहत मिल सकती है, या कोई और भी वेज हैं? एब्सोल्युटली। सी देखिए, ये एक चीज होती है बिजनेस साइकिल, ठीक है, ये एक साइकिल होता है कि आप अभी जो है रेपो रेट बढ़ रहे हैं, फिर बाद में कम भी होंगे। अगर आप RBI के हिस्टोरिकल रेट्स वगैरह एनालाइज करें तो हमेशा से यही पैटर्न रहा है। जैसे 2000 मेरे ख्याल में 2015 तक रेट्स जो है करीब 7.25% करीब था। उसके बाद से रेट्स कम भी हुए, 7.25 से फिर कम हुए, 6 पहुंचे, फिर 5.75। इनफैक्ट कोरोना जस्ट शुरू होने से पहले RBI लगातार रेट स्लैश ही कर रहा था,
7% से 5% तक ले आया था जी। और फिर कोरोना आया तो फिर और ड्रास्टिकली कट करा, 5% से 4% लेकर आया। बट अब जब 2 साल बीत गए कोरोना आने के बाद, तो अब वो धीरे धीरे हाइक भी कर रहा है। तो ये एक साइक्लिकल पैटर्न रहता है। और ऑन एन एवरेज जो है, अगर आपने 15 साल का लोन लिया हुआ है, हाउसिंग लोन लिया हुआ है, तो आप आसानी से कम 2-3 साइकिल तो आप देख ही लेंगे इसमें। तो कभी आपके EMI बढ़ेंगे भी, कभी कम भी होंगे, तो वो एक साइक्लिकल चलता रहेगा। बट ऑन एन एवरेज मेरे ख्याल में इंडिया में जो रेपो रेट की जहाँ तक बात करी जाए, वो करीब 7% के आसपास हो रहा ही है। और हाउसिंग लोन जो है वो रेपो रेट के ऊपर मिलते हैं। 7% पे अगर बैंक को उधार मिल रहा है, तो बैंक जो है आगे उधार 10% पे देगा या 11% पे देगा, एक प्रीमियम लगा के। बिल्कुल। तो ऑन एन तो ये एवरेज आउट हो जाएगा फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द लोन। बट अभी फिलहाल के लिए ऐसा लगेगा कि जो है EMI बढ़ रहे हैं। एब्सोल्युटली। अच्छा, इन्फ्लेशन रेट की आपने अभी शुरुआत में भी आपने इसके बारे में काफी बात करी थी। ये जो खुदरा महंगाई है, इसके बारे में हम और भी अभी बात करना चाहेंगे, बिकॉज कल ही आई वाज रीडिंग की कल ही ये खबर आई है कि नवंबर महीने में जो खुदरा महंगाई है, ये महंगाई दर घटकर 11 महीने के निचले स्तर 5.88% पर आ चुकी है। तो महंगाई दर में गिरावट से आम लोगों को फायदा होगा? जाहिर सी बात है होगा, क्योंकि ये जो महंगाई की दर है, ये एक रिप्रेजेंटेटिव नंबर है, ये एक औसत नंबर है। ठीक है, तो औसत के आधार पे चीजें इस रेट से ही प्राइसेस बढ़ेंगे। और अगर ये रेट जो है कम हो रहा है प्राइस बढ़ने का, तो इसकी राहत आम लोगों को जरूर मिलेगी। उसमें सिर्फ यही है कि आपका जो कंजम्पशन पैटर्न होता है, जब मतलब आप किस चीज को ज्यादा कंज्यूम करते हैं, वो इन्फ्लेशन क्या है, वो महंगाई किस तरीके से बढ़ रही है, वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि आप जो है सिर्फ दूध पीती हैं, ठीक है, तो दूध के प्राइसेस जो हैं, वो जरूरी नहीं है कि वो औसत के हिसाब से चल रहे हैं। वो औसत से ज्यादा भी चल सकते हैं, कम भी चल सकते हैं। ठीक है, इसके कॉन्ट्रास्ट में अगर आप मान लीजिए आप खाली जो है वेजिटेबल्स खाते हैं, तो आपको थोड़ा सा अलग वो मिल सकता है। बट ऑन एन एवरेज, क्योंकि हम लोग ऐसा नहीं है कि सिर्फ दूध पीते हो या सिर्फ सब्जियां खाते हो, हम लोग सब कुछ थोड़ा करते हैं। तो इसलिए ऑन एन एवरेज जो है हमें राहत मिलेगी इस 6% के आसपास अगर इन्फ्लेशन रहेगा तो। बिल्कुल जी। तो अगर महंगाई की बात करें, जो हम विजिबल चेंज की बीच में भी बात कर रहे थे, और वो कौन कौन सी चीजें होती हैं जिनके सस्ते होने से आम आदमी को महंगाई से तुरंत एकदम राहत मिलती है, वो विजिबल चेंज हम नोटिस कर पाते हैं? हाँ, देखिए क्या है कि हम कई सारी चीजें जो हम कंज्यूम करते हैं, उनका हम उतना प्राइस इतना इफेक्टिवली ट्रैक नहीं करते हैं। जैसे मैं आपको एक उसका एग्जांपल देता हूँ, जैसे बिजली है, ठीक है, बिजली का बिल आता है जाता है, पर हम लोग उसको कभी इतना ध्यान से ट्रैक नहीं करते हैं कि उसमें कितना % इंक्रीज हुआ है। बट इसके अलावा अगर आप देखें कि पेट्रोल का प्राइस जो होता है, ठीक है, वो एकदम हेडलाइन न्यूज बन जाता है रोज सुबह 6 बजे। अगर वो जरा सा भी 95 से अगर 100 होता है, तो दैट बिकम्स अ हेडलाइन न्यूज। तो कुछ प्राइसेस हम लोग जो है बिहेवियरली ऐसे हैं कि हम लोग कुछ प्राइसेस ज्यादा ट्रैक करते हैं, कुछ प्राइसेस हम लोग कम ट्रैक करते हैं, हालांकि हम कंज्यूम सब कुछ करते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो औसत वाला जो नंबर है, ये थोड़ा सा ये जब मूव करता है तब असली फर्क तभी आता है। वैसे तो हमें बिहेवियरली हमें लगेगा जैसे कि अगर फ्यूल के प्राइसेस कम हो गए तो महंगाई कम हो गई, जैसे पेट्रोल सस्ता हो गया तो हमें ऐसा लगेगा कि महंगाई कम हो गई। पर जरूरी नहीं है कि महंगाई कम हो जाए, क्योंकि महंगाई में और भी बहुत सारी चीजें हैं। उसमें रिक्रिएशन है, एजुकेशन पे कितना खर्चा जाता है, वो है क्लोथिंग, फुटवियर, खाना पीना, ये सब। बट मोस्टली आई थिंक रिटेल कंज्यूमर जो है वो रिलेट करता है जब खाना पीना, जो राशन जो होता है उसकी जब महंगाई दर कम हो जाती है, तब शायद मेरे ख्याल में वो एक तसल्ली सी होती है कि हाँ, अब शायद विजिबली अब इम्पैक्ट आ गया है जी। तो आरबीआई उसको भी ट्रैक करता है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फूड इन्फ्लेशन। तो आरबीआई उसको भी ट्रैक करता है कि फूड इन्फ्लेशन कितना है, और प्रयास यही रहता है कि उसको भी काबू में करा जाए। डेफिनेटली। अच्छा, आपके हिसाब से आप वो क्या कदम बताना चाहेंगे जो किसी को उठाने चाहिए महंगाई को कम करने के लिए? क्या कोई लूप होल्स हैं जो अभी कदम उठाए जा रहे हैं? आपका क्या कहना है? एक जो चीज होती है, जैसे हमारे यहाँ जो हम मॉडल्स, थ्योरेटिकल मॉडल्स वगैरह पढ़ते हैं, उसमें एक चीज होती है इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस, कि आपकी महंगाई से कितनी अपेक्षा है, क्या अपेक्षा है आपकी महंगाई के प्रति।
ठीक है। तो ये इसलिए जरूरी होता है क्योंकि क्या होता है कि जो हमारी अपेक्षा होती है हम उसी के अगर तहत अपने एक्शन ले लेते हैं तो वो अपेक्षा एक्चुअली ट्रू हो जाती है। अच्छा। तो अगर जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए कि एक र्यूमर आती है मार्केट में कि कल पेट्रोल के प्राइस डबल हो जाएंगे, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? तुरंत ही आज जाकर उसको भरवाना शुरू कर देंगे। आप भरवाना शुरू कर देंगे और ऐसे फिर सब लोग करने लगेंगे, ठीक है। तो जब कल आएगा, ठीक है, और जब कल कोई अगर पेट्रोल स्टेशन पे जाएगा पेट्रोल भरवाने, तो पेट्रोल वालों से, स्टेशन वालों से बोलेगा मेरे पास तो पेट्रोल बहुत कम है, इसलिए मैं पेट्रोल अब जो महंगे रेट पे ही दूंगा, ठीक है, मैं डबल रेट पे दूंगा। बट एक्चुअली डबल रेट पे उसने इसलिए दिया क्योंकि आप लोगों ने जो है अपनी अपेक्षा के अनुसार उस पे एक्ट किया, ठीक है। सबने अपना वो भर लिया पेट्रोल टैंक, और नेचुरली सबके कलेक्टिव एक्शन से फिर एक्चुअली ये ट्रू ही हो गया, वो र्यूमर जो एक्चुअली ट्रू हो गई, ठीक है। इसको इंग्लिश में सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी भी बोलते हैं इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस जो है वो मैनेज करना बहुत जरूरी है मेरे ख्याल में। अगर हम लोग सब कलेक्टिवली ये मानना शुरू कर देंगे कि महंगाई जो है 10% 12% से बढ़ रही है, तो हम लोग उसी हिसाब से फिर एक्ट करना शुरू कर देंगे। जहां मैं 12 अंडे लाता हूँ वहां फिर मैं जो 24 अंडे लाना शुरू कर दूंगा, ठीक है। पर ऐसा मेरे करने से जाहिर सी बात है मार्केट में ऑलरेडी कमी हो जाएगी और अंडों का प्राइस अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए वो एक्सपेक्टेशंस को एक काबू करना बहुत जरूरी है। उसके लिए आरबीआई काफी प्रयास करता है। आई थिंक वो रेगुलरली मीटिंग्स करते हैं मीडिया के साथ और आम जनता को भी कम्युनिकेट करते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, क्या उनकी सोच है इस समय, कितना डेटा उनके पास है, क्या है। और आरबीआई इन एनी केस एक इन्फ्लेशन टारगेट से कमिटेड है। तो अगर वो टारगेट है बेसिकली 4% का टारगेट है ±2%, सो 2% से 6% के बीच में इन्फ्लेशन रहना चाहिए, ये आरबीआई को एक टारगेट है। और अगर ये टारगेट आरबीआई 3 क्वार्टर्स तक पूरा नहीं कर पाता है तो इसके बाद उसकी जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी हो जाती है पार्लियामेंट में। सो आरबीआई गवर्नर विल हैव टू एक्सप्लेन कि क्यों नहीं कर पाए। तो इसलिए आरबीआई पूरी पुरजोर कोशिश करता है कि इन्फ्लेशन 6% से नीचे ही रहे। और हमारे जो सेंट्रल बैंक है बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है, बहुत अच्छी क्रेडिबिलिटी है। पिछले अगर आप 7-8 सालों का डेटा देखें तो हमारे यहाँ इन्फ्लेशन काफी कंट्रोल में रहा है। और स्पेशली 2016 के बाद से जब से इन्फ्लेशन टारगेटिंग हमने अडॉप्ट किया है तब से आरबीआई हैज बीन वेरी सक्सेसफुल इन कीपिंग द इन्फ्लेशन एट 6%। तो हमें आई थिंक वी हैव टू ट्रस्ट आवर सेंट्रल बैंक। हमें अपने सेंट्रल बैंक पे आई थिंक थोड़ा सा भरोसा करना चाहिए और ये कहना चाहिए कि ठीक है अभी टेम्परेरी हो सकता है कि महंगाई थोड़ी सी बढ़ गई हो, बट इवेंचुअली वो आरबीआई बिकॉज ऑफ इट्स ट्रैक रिकॉर्ड उसको एवरेज आउट औसतन जो है 6% के नीचे ले ही आए। बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा तो इसी बात पर हमें रहना है। और दूसरी बात यह है कि जैसा मैंने पहले भी कहा था कि हम जो दूसरा एक स्मार्ट चीज कर सकते हैं वो ये है कि हमारा जो भी सेविंग्स है उस पे हम जो है रिटर्न कुछ थोड़ा सा लेते रहें ताकि उस रिटर्न से एक्स्ट्रा रिटर्न से हम थोड़ा सा ऑफसेट करते रहें। बिल्कुल बिल्कुल साहब। और आखिरी में आपसे यही पूछना चाहूंगी, अब भाई नया साल आ रहा है और लोगों को ये जानने की काफी इच्छा रहती है कि नए साल में हमारे साथ क्या होने वाला है, हमारी पॉकेट पर क्या असर पड़ेगा। तो आपके हिसाब से नए साल में क्या हमें इस महंगाई की ही आदत अभी डालनी है या राहत मिलेगी? देखिए महंगाई तो एक पहलू हुआ और दूसरा पहलू है इकोनॉमिक ग्रोथ। नौकरियां हैं और क्या कितना एम्प्लॉयमेंट रहेगा, कितना तेजी से हम लोग ग्रो कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल में महंगाई से ज्यादा इम्पोर्टेंट कंसर्न उस ग्रोथ पे है पहले, क्योंकि महंगाई जो है आरबीआई, मुझे पता है कि आरबीआई वहां पर है, बैठा हुआ है, लगातार उसको ऑब्जर्व कर रहा है महंगाई को और महंगाई को काबू में ले आएगा। तो वहां पे मुझे एक तसल्ली है। बट ग्रोथ के एस्पेक्ट पे क्या है कि ग्लोबली क्योंकि काफी स्लो डाउन हो गया है अभी इकोनॉमी में ग्लोबल पे और इतनी बड़ी क्राइसिस से हम लोग निकले हैं, पूरी दुनिया ही निकली है। तो अभी भी हालांकि हम लोग प्री पैंडेमिक लेवल्स पर आ गए हैं बट अभी भी हमारी ग्रोथ उतना आई नहीं है। अभी भी अगर आप देखें लेटेस्ट आरबीआई के जो प्रोजेक्शंस हैं ग्रोथ रेट्स पे वो अभी भी 5-6% के आसपास ही है, ठीक है। हालांकि हमें एक्चुअली इस समय 8% करीब पे ग्रो करना चाहिए।
तो मेरा जो कंसर्न जो ज्यादा रहेगी वो महंगाई से ज्यादा ग्रोथ पे रहेगी। महंगाई काबू में आ जाएगी, थोड़ा सा ऊपर नीचे टेम्पररी चलता रहता है जैसे मैंने कहा, बट ग्रोथ जो है वो वापस लानी पड़ेगी। और ग्रोथ आ जाती है तो इनकम्स बढ़नी शुरू हो जाती हैं, लोगों की इनकम्स बढ़नी शुरू हो जाती हैं, तो वो थोड़ी अगर महंगाई उसके साथ है भी तो थोड़ी सी बर्दाश्त करने की ताकत थोड़ी सी ज्यादा आ जाती है, EMI थोड़ी सी देने की ताकत ज्यादा आ जाती है। तो आई थिंक वो जो इनकम वाला पहलू है वो भी थोड़ा सा जो है ध्यान में रखना चाहिए। आगे आने वाले टाइम में मेरे जो फोकस है वो ग्रोथ पे ज्यादा रहेगा। महंगाई आई थिंक विल स्टिल बी समथिंग दैट विल बी मैनेजेबल। बिल्कुल। थैंक यू सो मच मिस्टर विपुल माथुर, ABP लाइव पॉडकास्ट के साथ जुड़ने के लिए और आसान तरीके से हम सभी को समझाने के लिए फाइनेंस, इकोनॉमी से जुड़ी ये वो बातें जो हमारे सर के ऊपर से बिल्कुल निकल जाती है। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच मानसी, बहुत बहुत शुक्रिया। This is an ABP Live podcast.